नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग दी वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, पहला हमारा वतन जागीर और दूसरा राजपूत्स के बारे में। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये वतन जागीर क्या होता था, उसी के बारे में पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वतन जागीर्स के बारे में कि स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर दी मुगल्स। देखो, जब इंडिया में मुगल्स रूल कर रहे थे ना, यानी कि जब इंडिया में बड़े बड़े मुस्लिम राजा लोग रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उस समय पे मुगल्स के अंडर में ही छोटे छोटे जगहों पर राजपूत राजा भी रूल करते थे। ठीक ना, ध्यान से आप इस चीज़ को समझना। यानी कि पूरे बड़े एरिया पे कंट्रोल कर कौन रहा है? मुगल, मुस्लिम राजा। और उसके अंडर में छोटे छोटे जगह पे कौन रूल कर रहे हैं? राजपूत कर रहे हैं। तो ये जो राजपूत छोटे छोटे जगह पर रूल कर रहे थे ना, अलग अलग एरिया पे, वही कहलाता था वतन जागीर। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि एक मुगल राजा है जो कि 100 किलोमीटर दूर तक के एरिया को कंट्रोल करता है। उसी 100 किलोमीटर दूर तक के एरिया में 10 किलोमीटर तक के एरिया पे कंट्रोल है एक राजपूत राजा का। लेकिन वो राजपूत राजा भी किसका बात सुनता है? मुगल का ही सुनता है। ठीक ना। तो वो जो 10 किलोमीटर एरिया पे कब्जा है राजपूत राजा का, वो एरिया क्या कहलाएगा? राजपूत राजा का वतन जागीर कहलाएगा। ठीक ना। तो वतन जागीर बेसिकली वो एरिया हुआ करता था जो राजपूत राजा कंट्रोल करते थे। किसके अंडर में रह के? मुगल के अंडर में रह के। यानी कि उस राजपूत राजा को भी वो सारा बात मानना पड़ता था जो कि मुगल्स कहते थे। ठीक है, ये हमारा कहलाता था वतन जागीर। आगे, मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स। यानी कि कई सारे ऐसे राजपूत राजा हैं जिन्होंने मुगल्स के अंडर में काम किया है। मुगल्स ने जो बोला है वो इन्होंने किया है, करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा है? सिंपल सी बात है, मुगल्स से ज़्यादा पावरफुल और ये लोग उतने ज़्यादा पावरफुल उस समय पे नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अम्बेर, जोधपुर, ये दोनों जगह के जो राजपूत राजा थे छोटे छोटे, उन्होंने मुगल्स के अंडर में काम किया है। ठीक है, आगे, दे वेयर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि वो राजपूत अपने जगह का राजा है तो उसको कुछ भी करने से मना करेगा मुगल्स, ऐसा भी नहीं था। मुगल्स साफ साफ कहते थे कि तुमको जो करना है अपने एरिया में तुम करो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी हुक्म किसका चलेगा? हमारा ही चलेगा। ठीक ना। तो आप ये मत समझना कि राजपूत मुगल्स के अंडर में रूल करते थे तो मुगल्स उनको रूल करने नहीं देते थे। रूल करने देते थे, सब कुछ करने देते थे, लेकिन मुगल्स हमेशा एक बात बोलते थे कि कभी भी हमारे साथ गद्दारी बस मत करना और कभी भी हमसे ऊपर उठने का कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारे अंडर में रूल कर रहे हो तो हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। बाकी तुम अपने अच्छी तरीके से रूल करो, हम कभी तुमको टोकेंगे भी नहीं, है ना। बेसिकली मुगल्स ये कहते थे राजपूत राजा को कि तुम अपना काम बस सही से करते रहो, हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर करने नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, हम यदि कुछ बोलेंगे तो वो भी बात तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे, दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स। लेकिन राजपूत भी इतना शांति से बैठने वाले कहाँ थे? उन्होंने अंदर ही अंदर ये सोचने लगे वो लोग कि भाई आखिर हम लोग कब तक मुगल्स के अंडर में काम करेंगे? चलो माना कि हम लोग अपना काम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन अभी भी तो हम मुगल्स के अंडर में ही हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपको आपके पिताजी कह दे कि बेटा तुमको लाइफ में जो करना है तुम करो, आप वो करोगे जो आपको मन करेगा, लेकिन अभी भी आप किसके कंट्रोल में हो? अपने फादर के कंट्रोल में हो, क्योंकि आपका गार्जियन अभी वही है ना। वही बात यहाँ पे है। तो राजपूत राजा लोग अपने इलाके पे सही तरीके से रूल करते थे, लेकिन उनके मन में ना ये अभी भी भावना था कि हम अपने जगह के राजा भले ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर हुक्म चलेगा मुगल्स का ही। तो अब बताओ, राजपूत राजा क्या चाहेंगे? इनके कब्जे से निकलना चाहेंगे। राजपूत राजा क्या चाहेंगे कि हम अपना राजा खुद रहेंगे, अपना इलाका हम खुद चलाएंगे, हमारे ऊपर किसी का हुक्म नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल किसका हुक्म था? मुगल्स का। तो यही लोग चाहते थे, यही ये सब चाहते थे कि मुगल्स हमारे ऊपर कोई हुक्म ना चला पाए, इसके लिए हमको इनसे आज़ाद होना पड़ेगा। अब ये लोग आज़ाद होने के बारे में सोचते भी हैं, और कुछ हद तक जहाँ पे ये राजपूत राजा रूल करते थे उसके अगल बगल वाले इलाके को कब्जा करके अपना एरिया वो बढ़ा भी लेते हैं। ठीक ना। बेसिकली वो दिखाना ही चाहते थे कि मुगल्स के अंडर में अब हम और ज़्यादा
नहीं रहेंगे, नहीं काम करेंगे। ठीक है, आगे। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मलवा। तो ये दो राजा जो कि पहले मुगल्स के अंडर में काम करते थे, कि दोनों के दोनों राजा ने मुगल्स को अच्छी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो कि मुगल को अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया कि भाई हम राजपूत हैं, हमारा एरिया हमारे कब्जे में है, लेकिन तुम्हारा बात अब हम नहीं मानेंगे, हम अपना फैसला अपने से कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे राजा अजीत सिंह कहाँ के, जोधपुर के थे ये गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लिए, यानी कि गुजरात के ऊपर कब्जा किनका हो गया, इनका हो गया जी। ये जोधपुर के थे, ध्यान रखना, लेकिन कब्जे में किसको कर लिया, गुजरात को। तो बेसिकली ये अपना एरिया बढ़ा रहे थे, किससे ऊपर जाना चाहते थे, मुगल से ऊपर जाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर, ये अम्बेर के थे, लेकिन इन्होंने अपना इलाका कहाँ तक जमा लिया, मालवा तक जमा लिया। ठीक ना, बेसिकली ये लोग अलग अलग एरिया को कब्जा करके कंट्रोल में ला के ये दिखाना चाहते हैं मुगल्स को कि हम भी पावरफुल हैं, हम और ज़्यादा आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, हमको कमज़ोर मत समझना। ये था हमारे वतन जागीर और राजपूत के बारे में। 2 पॉइंट और है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगला, नागपुर वॉज कॉन्क्यूर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर वाइल अम्बेर सीज्ड लार्ज पोर्शंस ऑफ बूंदी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, नागपुर वाज एनेक्स्ड वाज कन्क्यूर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि नागपुर को जीत के उसको जोधपुर के साथ मिला दिया गया। इससे क्या हो गया, उनका एरिया और बड़ा हो गया। उसी तरीके से अम्बेर सीज लार्ज पोर्शंस ऑफ बूंदी, और अम्बेर और बूंदी इन दोनों का आपस में मिला के इसका भी एरिया बड़ा बना दिया। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये दोनों राजपूत राजा अलग अलग एरिया को कब्जा करके एक में मिला दे रहे थे और अपने एरिया को बड़ा बना दे रहे थे, ताकि मुगल्स को भी देख के लग जाए कि राजपूत राजा भी छोटे मोटे राजा नहीं हैं, ये भी हम लोगों को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, आगे। उसके बाद है हमारा सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि सवाई राजा जय सिंह जो हैं ये अपना कैपिटल बनाते हैं जयपुर में, यानी कि अब ये व्यक्ति जयपुर में बैठेंगे और जयपुर में बैठ के सारा का सारा अपना एरिया वो कंट्रोल करेंगे। एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722, और आगरा का भी पूरी तरीके से कंट्रोल इनके हाथ में आ चुका था। कब तक, 1772 तक। सोच लो। तो इस तरीके से राजपूत राजा मुगल्स के कंट्रोल से बाहर निकलते चले गए और वो लोगों ने अपना इलाका इस्टेब्लिश करने लगे वो लोग। ठीक है, ये था राजपूत के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेजिंग इंडिपेंडेंस। आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिख के बारे में, फिर मराठास के बारे में बात करेंगे और फिर जाट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिख्स के बारे में। सिख यानी कि बेसिकली सिख धर्म के जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स into a political community helped in regional state building in the पंजाब। अब जरा देखो बेसिकली हो क्या रहा है। पहले के टाइम पे ना सिख लोग किसी के ऊपर कोई अटैक वगैरह नहीं करते थे। ये लोग अपना आराम से कमाते थे, खाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, मतलब कि इनको देश दुनिया से उतना ज़्यादा लूट पाट से कोई मतलब नहीं रहता था। होता है ना कि एक राजा दूसरे पर अटैक किया, उसको कब्जे में कर लिया, ऐसा सिख कम्युनिटी में कोई भावना नहीं था। लेकिन किसी भी शांत आदमी को आप लंबे समय तक छेड़ोगे, दबाओगे, तो क्या वो चुप रहेगा? नहीं। तो अब हुआ क्या, सिख कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया गया, दबाया जाने लगा। तो ये लोगों ने भी अपना क्या कर लिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भी अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, ताकि किसी और से हम क्या कर सके, लड़ सके। कोई भी हमारे ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा, हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे जगह को छीनेगा, तो हम उसके ऊपर अटैक करके उसका जवाब देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिख कम्युनिटी किसी से कोई खास मतलब नहीं रखते थे, उसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन आखिरकार इनको
अपना ग्रुप बनाना पड़ा लड़ने के लिए, क्योंकि सामने वाला यदि आपसे लड़ाई करेगा तो आप हाथ पे हाथ रख के तो बैठोगे नहीं। इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अपने पंजाब को बचाने के लिए, पंजाब को अच्छा बनाने के लिए, पंजाब किसी और के कब्जे में ना चला जाए, इसके लिए सिख कम्युनिटी ने अपना ग्रुप बना के उन लोगों से लड़ा, उन राजा से लड़ा जो जिस राजा ने पंजाब के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था। आगे डिस्कस करेंगे तो और समझ में आएगा। आगे, सेवरल बैटल्स वेयर फाउट बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो हैं सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े गुरु हैं, और सिख कम्युनिटी के लोग इनको क्या करते हैं, पूजते हैं। ध्यान रखना इस बात को आप लोग। तो सेवरल बैटल्स वेयर फाउट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। अब ये खालसा क्या है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो यहाँ पे ऊपर में क्या डिस्कस हुआ। सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लीडर, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह जी सिख कम्युनिटी को लीड करते हैं और ये ठान लेते हैं कि कोई भी हो, यदि हमारे पंजाब पे या फिर हमारे सिख कम्युनिटी के लोगों पे गंदा नज़र डालेगा, उसको अटैक करेगा, उसको छेड़ेगा, तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी लड़ाई लड़ा है, किसके साथ, राजपूत लोगों के साथ, और सबसे बड़ी बात मुगल्स के साथ, क्योंकि राजपूत और मुगल्स ये दोनों पंजाब पे अटैक करना चाहते थे, सिख कम्युनिटी को अपने इलाके में मिलाना चाहते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी कभी ऐसा होने देना नहीं चाहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी लंबे समय तक और कई सारी लड़ाई उन्होंने राजपूत और मुगल राजा के साथ लड़ा है। अब यहाँ पे है खालसा। अब ये खालसा क्या है, देखो, खालसा बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है सिख कम्युनिटी में, यानी कि सिख धर्म में खालसा बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो लोग अपने गुरु को बहुत मानते हैं, पहला बात। दूसरा बात, वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव यानी कि बहादुर होते हैं, लड़ने में विश्वास रखते हैं। लेकिन हाँ, लड़ने में विश्वास रखने का मतलब बिना मतलब का नहीं, कोई इसको छेड़ेगा तो चुप नहीं बैठेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग खालसा। तो ध्यान रखना, जब आप सिख धर्म को अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो वहाँ पे ना एक वर्ड आएगा बार बार आपके सामने, खालसा। तो खालसा का मतलब ध्यान रखना, ऐसे लोग जो कि अपने गुरु को बहुत मानते हैं, पहला बात। दूसरा, ये लोग बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। तीसरा, यदि किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ा तो ये लोग पीछे भी नहीं हटते। बेसिकली कह सकते हो कि बहादुर लोगों का एक ग्रुप है खालसा, बस, ठीक है। आगे, तो ये जो ग्रुप है, ये जब ग्रुप बना उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी लड़े हैं इन सबसे, राजपूत और मुगल से। जब खालसा नहीं बना था, जब ब्रेव लोगों का, बहादुर लोगों का ग्रुप नहीं बना था, उसके पहले भी गुरु गोविंद सिंह जी अपने कुछ लोगों के साथ राजपूत और मुगल से लड़ाई लड़ते रहते थे, ठीक ना, ताकि अपने पंजाब को बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। लेकिन होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी का 1708 में हो जाता है डेथ, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो आदमी पूरे सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, किससे, राजपूत और मुगल से, अब वही नहीं रहा तो कौन अब बचाएगा उनको। तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक बहुत बड़ा स्टूडेंट कह लो आप, बहुत बड़ा स्टूडेंट, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जी ये ठान लेते हैं कि हमारे गुरु नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका स्टूडेंट हम हैं, उन्होंने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो बंदा बहादुर लड़ते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, किनसे, मुगल से, ताकि अपने इलाके को बचाया जा सके, किसी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दिया इन्होंने। बंदा बहादुर बहुत बड़े ये स्टूडेंट थे, किनके, गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। लेकिन बंदा बहादुर को मुगल्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इनको पकड़ा जाता है 1715 में, और इनको फांसी पे लटका दिया जाता है 1716 में। यानी कि 1715 में पकड़ा, 1716 में क्या कर दिया, उसको फांसी पे लटका दिया, ठीक ना। तो ये मुगल्स ने किया इनके साथ। खैर आगे बढ़ते हैं। द सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू जाठास एंड लेटर ऑन मिसल्स। मिसल्स का मतलब होता है स्मॉल
पॉलिटिकल ग्रुप्स ऑफ सिख वॉरियर्स। अब जरा सोचो आप, गुरु गोविंद सिंह जी भी नहीं है, बंदा बहादुर भी नहीं है, तो अब मुगल्स के लिए लड़ेगा कौन? अब सिख जो लोग हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अब खुद लड़ना चाहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, खुद का अपना ग्रुप बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बहादुर बहादुर लोगों को, और वो लोग खुद अब लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग जो अपना ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम है यहाँ पे जठाज, या फिर आप इसको मिसल्स भी कह सकते हो। जठाज या फिर मिसल्स का मतलब होता है वैसे सिख कम्युनिटी के लोग जो कि लड़ाकू होते हैं, लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ठान लेते हैं कि मुगल से खिलाफ जैसा भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ था। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह जी चले गए, बंदा बहादुर भी चले गए, लेकिन सिख कम्युनिटी के लोगों ने अपने लड़ाई को बंद नहीं किया, बहुत बहादुर तरीके से उन्होंने लड़ा। आगे बढ़ते हैं। देयर कंबाइंड फोर्सेस वेर नॉन एज द ग्रैंड आर्मी। ग्रैंड आर्मी का मतलब होता है, पंजाबी लैंग्वेज में बात करें तो दल खालसा, यानी कि दल खालसा का मतलब सिंपल सा हो गया, या फिर ग्रैंड आर्मी का मतलब सिंपल सा हो गया कि सिख कम्युनिटी में जितने भी प्रकार के लोग थे जो कि लड़ना जानते थे, बहादुर थे, लड़ने से पीछे नहीं हटते थे, और अपने पंजाब को बचाने के लिए जो करना पड़े वो लोग करना चाहते थे, उन्होंने अपना लड़ाई लड़ा मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, तो उन लोगों के आर्मी को, उन लोगों के एक तरीके से ग्रुप को कहा गया क्या, ग्रैंड आर्मी, यानी कि पंजाबी लैंग्वेज में बात करें तो दल खालसा। ठीक है, इन लोगों ने मुगल से खिलाफ खूब लड़ा। आगे, द एंटायर बॉडी यूज्ड टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नॉन एज रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु। यानी कि बेसिकली अब ये पंजाब के अंदर जितने भी सिख कम्युनिटी के बहादुर बहादुर लोग थे जो कि मुगल से खिलाफ लड़ना चाहते थे, वो लोग अमृतसर में मिले। कब मिले? वो लोग बेसिकली अमृतसर में ही मिलते थे। कब कब मिलते थे? दो टाइम पे मिलते थे। एक बार बैसाखी के टाइम पे, बैसाखी का टाइम का मतलब हो गया वही अप्रैल मई के आसपास, ठीक है ना, जब फसल वगैरह कट रहे होते हैं, और पंजाब में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, बैसाखी मेला, जब वहाँ पे फसल कटते हैं ना, तब उसके खुशी में। तो बैसाखी के टाइम पे और एक दिवाली के टाइम पे ये सारे के सारे लोग अमृतसर में मिलते थे, ये डिस्कशन करने के लिए कि आगे हम लोगों को अपना डिसीजन कैसे लेना है और किसके खिलाफ क्या लड़ाई लड़ना है। ठीक है, टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस नॉन एज रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु। बेसिकली ये लोग ये मान के इकट्ठा होते थे कि हम लोग जो कर रहे हैं अपने गुरु के रास्ते पे चल के करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे, यदि सामने वाला हमको परेशान करेगा, हमारे बारे में गलत चाहेगा, तब फिर हम उसको जवाब देंगे। बेसिकली ये लोग अपने गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे। किनको? गुरु गोविंद सिंह जी को, और उनके ही याद में ये लोग अपना ग्रुप बना के लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। ठीक ना, आगे, अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। अब देखो हुआ क्या, ये सिख कम्युनिटी के सारे लोग मिल के डिसाइड करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम होता है राखी। राखी का मतलब क्या था? ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब होता क्या था ना, आप ऐसे समझो, पंजाब में टैक्स देना पड़ता था लोगों को। वो टैक्स लेता कौन था? मुगल्स लेते थे। अपने अनाज का कितना? 20%। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने 10 बोरी अनाज उपजाया, 10 बोरी का 20% कर लो, बेसिकली 2 बोरी, खास करके आप 2 बोरी नहीं, जैसे मान लो हमने 10 बोरी अनाज उपजाया, 10 बोरी का 20% जो भी होगा मान लो, उतना अनाज किसको जाएगा? टैक्स के रूप में मुगल्स को। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई खेती कर रहे हैं हमारे लोग, खून पसीना बहा रहे हैं हमारे लोग, और टैक्स ले रहा है कौन? बैठे बैठे मुगल्स। ये अब हम नहीं होने देंगे। तो इसको इन्होंने बंद करने के बारे में सोचा, एक सिस्टम लगा के। उस सिस्टम का नाम क्या था? राखी। ओके, आगे, गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी का क्या मानना था? गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था कि पंजाब
हमारा है, इस पे रूल भी किसका होगा, हमारे ही लोगों का होगा, दूसरे किसी का नहीं होगा। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद भी उनके जो स्टूडेंट लोग थे उन्होंने मुगल्स के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है राज करेगा खालसा। राज करेगा खालसा का मतलब हो गया कि जो खालसा है, जो सिख कम्युनिटी के बहादुर लोग हैं, वही पंजाब पे रूल करेंगे, मुगल्स को कभी रूल करने नहीं दिया जाएगा। ये किसका मानना था, गुरु गोविंद सिंह जी का मानना था, और यही विचार उनके स्टूडेंट्स ने भी आगे चल के फॉलो किया। मुगल के खिलाफ खूब लड़े वो लोग। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंदस टू द जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर। यानी कि सिख कम्युनिटी ने, सिख लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक मुगल के खिलाफ लड़ाई लड़ा और अपने एरिया को मुगल्स के कब्जे में कभी भी जाने नहीं दिया। और उस समय पे सिख टेरिटरी जो है वो बहुत दूर तक फैला हुआ करता था, इंदस से लेकर जमुना तक। यानी कि बेसिकली आप कह लो इंदस का मतलब हो गया नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान तरफ, वहाँ से लेकर जमुना, जमुना मतलब गुजरात तरफ, वहाँ पाकिस्तान से लेकर गुजरात तरफ इतना दूर तक सिख कम्युनिटी के एरिया हुआ करते थे। यहाँ पे उनका ही कंट्रोल रहा, मुगल्स काफ़ी लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए, ठीक ना। लेकिन आज आप देखोगे पंजाब बहुत छोटा बन गया हमारा आज, क्योंकि वो अलग अलग हिस्से में बंट गया है। आगे, वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह एंड इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। यानी कि सिख कम्युनिटी के एक, मतलब सिख कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल राजा का नाम था महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था लाहौर में, यानी कि लाहौर में बैठ के ये पूरे के पूरे सिख टेरिटरी पे नज़र रखते थे। मतलब कि जहाँ तक सिख लोगों का कंट्रोल था वहाँ तक के एरिया पे ये लाहौर में बैठ के नज़र रखते थे और अपने पूरे सिंहासन को चलाते थे। और आज ये लाहौर कहाँ पे पड़ता है बताओ, पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो सब एक था, अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया सिख कम्युनिटी के बारे में भी। इससे यही समझ में आता है कि ये लोग भी बहुत बहादुर लोग थे, इन्होंने हमेशा मुगल से खिलाफ लड़ाई लड़ा है और हमेशा चाहा है कि हमारा जो एरिया है वो मुगल से कब्जे में ना जा पाए। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे मराठास के बारे में और जाट्स के बारे में, लेकिन अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।